हेलो व्यूअर्स। आज हम 12th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। NCERT बुक का चैप्टर है ये और चैप्टर का नाम है जनसंख्या। जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इन सभी के बारे में आज हम इसके नोट्स के बारे में बात करेंगे। क्या आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। इन्हें आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में यूज़ कर सकते हो, स्कूल टेस्ट में यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल आपकी बुक से ही लिए गए हैं और इन्हें आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो और जिस लैंग्वेज में मैं लिखवा रही हूँ उसमें भी लिख सकते हो। कोशिश करूँगी कि वीडियो 15 मिनट में ही कंप्लीट हो जाए और आपका ये जो वीडियो है आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन फिर भी मैं एक एडवाइस दूँगी कि ये सब पढ़ने के बाद आप अगर अपना चैप्टर खुद से रीड करेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर्स बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे और आप उन्हें कभी भूलेंगे नहीं। और आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फटाफट याद हो जाएंगी, आपको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम इस शब्द पे आते हैं, जनसंख्या वितरण। इसकी परिभाषा के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या है। वितरण मतलब होता है बंटना। जनसंख्या वितरण से तात्पर्य है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोग किस प्रकार से फैले हुए हैं। जनसंख्या का मतलब तो होता है जनों से, लोगों से, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और वितरण यानी कि बंटना। तो जनसंख्या वितरण का मतलब है कि देश में लोग किस प्रकार से अलग अलग जगहों पे अलग अलग रहते हैं। जैसे कि अगर अकेले ही हम दिल्ली में देखें तो 4 करोड़ के आसपास यहाँ की आबादी है। वही हम राजस्थान में देखें तो काफ़ी कम है। यानी कि कुछ जगहों पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं और कुछ जगहों पे बहुत कम। उसी को कहते हैं वितरण, कि जनसंख्या जो है वो बटी हुई है। इसके बाद वैश्विक भिन्नता। वैश्विक यानी कि पूरी दुनिया, और भिन्नता यानी कि अलग अलग। पूरी दुनिया में अलग अलग किस तरीके से जनसंख्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग देशों में जनसंख्या घनत्व अलग अलग होता है। जैसे कि हम देखेंगे अकेले दिल्ली में ही इतने करोड़ लोग रहते हैं, वहीं अगर हम यूरोप के किसी देश में देखें तो वहाँ लाख में भी लोग हमें नज़र नहीं आएंगे। तो अलग अलग देश में अलग अलग जगह में जनसंख्या घनत्व अलग अलग होता है। वो किस वजह से होता है? वहाँ की जलवायु, वहाँ के संसाधन और वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देखेंगे कि दिल्ली में रहन सहन के लिए अभी तो देखो बहुत हवा पानी और सब गंदा हो गया, अभी की बात हम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे लोग इतने आए ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे रोज़गार अच्छा था। सामाजिक अगर हम देखें तो कोई ऊंच नीच या जातिवाद आपको शहरों में देखने के लिए कम मिलता है। होता भी है तो छुपे रूप में होता है, खुलेपन से नहीं होता है। दूसरा, प्लेन एरिया होता है, आराम से घर मकान बन जाते हैं। वहीं हम पहाड़ों में देखेंगे तो पहाड़ों में कम लोग रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि पहाड़ों में बिल्डिंग्स और व्यवसाय चलाना ये सब थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वहाँ पे लोगों को रोज़गार भी कम मिलता है। तो कुल मिला के बात यह है कि कहाँ की जलवायु कैसी है, मौसम, संसाधन कैसे हैं, वहाँ पे लोग रोज़गार कैसे पाते हैं, वहाँ का सामाजिक स्थिति कैसी है, इन सब की वजह से ही जो है वैश्विक भिन्नता होती है जनसंख्या में। जहाँ पे सामाजिक स्थिति, जलवायु और संसाधन लोगों के रहने लायक होंगे वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे, और जहाँ पे ये सब नहीं होगा वहाँ पे लोग कम रहेंगे। इसके बाद भारत में भिन्नता। भारत में भी बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है। भारत के मैदान, जैसे कि गंगा का मैदान, अगर हम क्षेत्र देखें, गंगा के मैदान में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, ये पूरा मतलब आता है, बिहार, झारखंड, इधर का पूरा एरिया गंगा का मैदान आता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घनी आबादी है। क्यों? क्योंकि ये प्लेन एरिया है। यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाने में, हॉस्पिटल, कॉलेज और इन ऐसी चीज़ें बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें आसानी से बन जाती हैं। जबकि पहाड़ी और शुष्क एरियो में वो चीज़ें नहीं बनती, वो कम आबादी वाले होते हैं। और ऊपर से यहाँ पे जो कृषि है वो बहुत आसानी से हो जाती है। कुल मिला के रहन सहन का जो मामला है वो बहुत अच्छा रहता है लोगों के लिए, तो इसलिए यहाँ पे घनी आबादी है। जबकि हम देखेंगे पहाड़ी और शुष्क एरिया जो होते हैं, शुष्क यानी कि जहाँ पे पानी कम होता है, वहाँ पे लोग भी कम रहते हैं, क्योंकि पानी कृषि के लिए भी चाहिए और बाकी चीज़ों के लिए भी चाहिए। इसके बाद हम आगे आते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, इसका अर्थ क्या है? मतलब जनसंख्या घनत्व से क्या मतलब है? जनसंख्या घनत्व से आशय प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की औसत संख्या से होता है। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में 1 किलोमीटर जगह में कितने लोग रहते हैं,
और राजस्थान में 1 किलोमीटर जगह में कितने लोग रहते हैं। वो मापना ही कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, मान लो दिल्ली में 1 किलोमीटर में 3000 लोग रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, और राजस्थान में 100 लोग रहते हैं, तो यही है। तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वो कम होगा और यहाँ का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो औसत लोगों की संख्या होती है उसी को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, यानी कि इसको कैसे नापते हैं, जनसंख्या घनत्व को कुल जनसंख्या बट्टे कुल क्षेत्रफल। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे 1 किलोमीटर का क्षेत्रफल ले लिया, तो मैं 1 लिखूंगी, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कुल जनसंख्या, जैसे कि मान लो पूरे दिल्ली का जो क्षेत्रफल है, मैं छोटे आंकड़ों में बता रही हूँ, दिल्ली बहुत बड़ी है, मैं बता रही हूँ, जैसे कि दिल्ली का क्षेत्रफल है मान लो 50 किलोमीटर, तो मैंने 50 किलोमीटर लिख लिया। उसके बाद कुल क्षेत्रफल जो है वो बट्टे में आएगा, ठीक है। तो कुल जनसंख्या मान लो जैसे दिल्ली की कुल जनसंख्या है 500 लोग रहते हैं बट्टे 50 किलोमीटर के क्षेत्रफल में, तो कुल जनसंख्या को ऊपर लिखेंगे, कुल क्षेत्रफल को नीचे लिखेंगे और फिर उसको काट देंगे। जैसे 0 से 0 कट गई और ऊपर आया 5 कम 5 0, तो यानी कि 1 किलोमीटर में 10 लोग रहते हैं। इस प्रकार से इसको निकाला जाता है। भारत का घनत्व कैसा है, भारत का जनसंख्या घनत्व काफ़ी अधिक है, यानी कि हर जगह पे बहुत ज़्यादा लोग बसे हुए हैं। खासकर बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में तो बहुत ही ज़्यादा लोग बसे हुए हैं। और अभी के टाइम में यूपी में बहुत ज़्यादा लोग बसे हुए, बहुत ज़्यादा हाई फाई जनसंख्या घनत्व है। लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व अभी आई थिंक दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ये जो जनसंख्या घनत्व कहीं पे कम होता है कहीं पे ज़्यादा होता है, ये क्यों होता है। अभी हमने इनके बारे में ऊपर बात की है, जलवायु, स्थलाकृति, जल की उपलब्धता और मिट्टी की उर्वरता। ये 4 कारक ऐसे हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान ये सोचता है कि मुझे वहाँ पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मध्यम जलवायु, यानी कि ऐसे क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र जहाँ पे जो जलवायु है ना तो ज़्यादा गर्म होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी होती है, वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। स्थलाकृति, यानी कि ज़मीन कैसी है, मैदान और नदी घाटियों के आसपास सबसे ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कृषि करना और सारे रोज़गार उत्पन्न करना काफ़ी आसान काम होता है, जबकि पहाड़ों में ये सारे काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जल की उपलब्धता, जहाँ पे पानी होती है जैसे कि नदियाँ, झीलें, सागर, इसके आसपास लोग रहना पसंद करते हैं ताकि कृषि आसानी से हो जाए और पानी की जितनी भी डिमांड होती है वो सब पूरी हो जाए। मिट्टी की उर्वरता, जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं ताकि वो कृषि आसानी से करें और उसे बेच सके, खा सके और आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये 4 कारक ऐसे हैं जो किसी भी जनसंख्या घनत्व को बनाती है। जैसे कि हम अगर पृथ्वी पे देखें तो नॉर्थ साइड में, आप रूस में ही देख लें, जिधर की तरफ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा माइनस में मौसम चला जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, वहाँ का जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा कम है। और रूस जहाँ पे वो यूरोप से जाके मिलता है, मतलब यूरोप की तरफ का जो रूस है उधर काफ़ी जनसंख्या रहती है। हालांकि वहाँ पे भी बर्फ़ पड़ती है लेकिन उतना ठंडा मौसम नहीं होता जितना दूसरी तरफ का होता है। आप ऊपर के और भी देश देखेंगे जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में काफ़ी कम जनसंख्या है, क्योंकि वहाँ का मौसम इतना ठंडा होता है, वहाँ पोलर बियर टाइप चीज़ें नहीं, प्राणी पाए जाते हैं। वहीं आप देखेंगे जो बहुत ज़्यादा गर्म देश हैं उसमें कम जनसंख्या फिर भी रहती है। ज़्यादातर हमेशा ये चीज़ फ़र्क नहीं डालेगी। और उन चीज़ों में भी आप देखेंगे कि जहाँ पे ये 4 फैक्टर अच्छे होंगे वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी, जहाँ पे नहीं होंगे वहाँ पे जनसंख्या कम होगी। तो ये वाले जो कारक थे ये तो थे भौतिक कारक, यानी कि जनसंख्या घनत्व जो है वो 3 प्रकार के कारकों पे निर्भर करता है। पहला भौतिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक और तीसरा सामाजिक कारक। तो अभी जो ये हमने पढ़े, जल की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता, स्थलाकृति, जलवायु, ये सब भौतिक कारक हो गए। इसके बाद हम आते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक यानी कि घरेलू कारक। जैसे कि आर्थिक कारक में क्या क्या आएगा यहाँ पे, जैसे कि औद्योगिकरण, जहाँ पे उद्योग ज़्यादा लगे हुए होते हैं वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको रोज़गार आसानी से प्राप्त हो जाता है, नौकरियाँ आसानी से मिल जाती हैं, तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा भागती है। जैसे कि मुंबई और दिल्ली, रोज़गार की तलाश में, अपने सपनों को पूरा करने की तलाश में लोग गाँव से शहरों की तरफ भागते हैं,
क्योंकि वहाँ पे औद्योगिकरण ज़्यादा होता है। औद्योगिकरण यानी कि फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ ज़्यादा लगी हुई होती हैं। उन्हें एम्प्लॉइज़ की तलाश होती है और एम्प्लॉइज़ आसानी से मिलते हैं। और ज़्यादातर गाँव में जिन लोगों को काम नहीं मिलता, वो एम्प्लॉइज़ बनने के लिए शहरों की तरफ चले जाते हैं। दूसरा, शहरीकरण। शहरों में सुविधाएं और रोजगार दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अधिक होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को आकर्षित करते हैं। तो दूसरा आर्थिक कारण ये हो गया। तीसरा, परिवहन और संचार। गांव में देखा है कि परिवहन और संचार दोनों ही काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। ठीक है, अच्छे नेटवर्क आते हैं, अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है। रोज़गार अगर शुरू करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से शुरू हो जाता है। वहीं गांव में या फिर किसी देहाती इलाके में अगर वही रोज़गार स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल आती है, क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी और अच्छा अ, जो संचार है और परिवहन है वो नहीं मिल पाता। परिवहन यानी कि गाड़ियाँ, ठीक है, अच्छी सड़कें और उस पर अच्छी गाड़ियों का चलना। और संचार यानी कि कनेक्टिविटी, जैसे इंटरनेट और अ, आजकल तो इंटरनेट और ये सारी फैसिलिटीज़। इसके बाद हम आते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सबसे पहला, ऐतिहासिक बस्तियाँ। सांस्कृतिक और सामाजिक कारक ऐसे हैं, कुछ कारक ऐसे होते हैं कि कुछ लोग उस जगह पर जाकर सिर्फ इसलिए बसते हैं क्योंकि वो अपने पूर्वजों से जुड़े हुए होते हैं, किसी सामाजिक या सांस्कृतिक कारक की वजह से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि ऐतिहासिक महत्व वाले शहर, जैसे कि दिल्ली ऐतिहासिक महत्व है, यहाँ पे लाल किला है, जामा मस्जिद है, इंडिया गेट है, बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं। ठीक है, जैसे वाराणसी, वहाँ पे बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें और मंदिर हैं। तो ऐसी जगहों पे जनसंख्या घनत्व अधिक होता है कि सांस्कृतिक तौर पे लोग, ऐतिहासिक तौर पे लोग वहाँ पे जुड़े हुए होते हैं। सांस्कृतिक प्राथमिकताएं। कुछ क्षेत्रों में धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। मतलब किसी किसी जगह का सांस्कृतिक या धार्मिक महत्व होता है। जैसे कि आप मान लीजिए अभी राम मंदिर बना है, तो राम मंदिर के आसपास की जो जगह होगी वो काफ़ी महंगी हो गई होगी, क्योंकि वहाँ का अब धार्मिक महत्व भी हो गया है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि हम अगर राम मंदिर के पास रहेंगे तो अच्छा है कि हमें वहीं से राम मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, तो एक उसका धार्मिक महत्व हो गया। तो इस तरीके से सांस्कृतिक और धार्मिक प्राथमिकताएं होती हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व के पैटर्न। मतलब भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे कम है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है बहुत शॉर्ट में। अब थोड़ा सा बड़ा करके पढ़ते हैं। अधिक घनत्व वाले क्षेत्र। अधिक घनत्व वाले क्षेत्र यानी कि जहाँ पे जनसंख्या बिल्कुल ठूस ठूस के भरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा है, वो कौन से क्षेत्र हैं? उत्तरी मैदान, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान किसे कहते हैं? विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब जैसे राज्य, ये सब गंगा मैदान, वैसे पंजाब गंगा के मैदान की तरफ से नहीं आता है, लेकिन ये गंगा के मैदान में ही किए जाते हैं। जहाँ उपजाऊ भूमि है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे जल्दी कृषि होती है और जल संसाधन बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं। बहुत सारी नदियाँ ये सबसे होके गुजरती हैं, सारे प्रदेशों से। पंजाब से तो अच्छी खासी नदी है और पानी की उपलब्धता अच्छी खासी है, तो इसलिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व काफ़ी अच्छा है। मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र कौन से हैं? प्रायद्वीपीय क्षेत्र, जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पे अच्छी खासी जनसंख्या है, लेकिन यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल से कम है। यहाँ पे ऐसा क्यों है? यहाँ पे औद्योगिकरण और शहरीकरण बहुत ज़्यादा है। उद्योग बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो लोग रोज़गार की तलाश में इधर जाते हैं और उनको रोज़गार अच्छा खासा मिलता भी है, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी जनसंख्या है मध्यम टाइप की। कम घनत्व वाले क्षेत्र कौन से हैं? जहाँ पे जनसंख्या कम है। जम्मू और कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र, जो पर्वत वाले क्षेत्र हैं, पहाड़ों वाले। पूर्वोत्तर राज्य यानी कि उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, जिसे हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, जैसे कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये सारे राज्य। वहाँ पे जनसंख्या इसीलिए कम है, पहला तो वो जनजातीय क्षेत्र है, डेवलपमेंट काफ़ी कम है, तो लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते। दूसरा, उनकी संस्कृति काफ़ी अलग है बाकी भारत से, तो भी लोग उधर जाना कम ही पसंद करते हैं। हम वहाँ के जो खुद लोग हैं वो उधर से हिलना पसंद नहीं करते, उनको अपनी संस्कृति और वो एरिया बहुत पसंद है। ठीक है, और उधर की तरफ जो है रहना काफ़ी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पे कृषि और सारे काम काफ़ी मुश्किल होते हैं। लेकिन जिन लोगों का वहाँ पे घर है
उनको अपनी जगह काफ़ी पसंद है और वो उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्हें हमारे वाले एरिया ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, सबको अपने एरिया अच्छे लगते हैं। लेकिन फिर भी लोग इधर की तरफ पलायन नहीं करते, जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, घूमना पसंद करते हैं, रहना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि पहाड़ी एरिया और राजस्थान में भी ज़्यादा पलायन इसीलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र है, यानी कि रेत ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा होती है, इस वजह से। अधिक जनसंख्या घनत्व के परिणाम। अब अधिक जनसंख्या तो कुछ क्षेत्रों में है, लेकिन इसके परिणाम क्या है? परिणाम खतरनाक ही होंगे। जब जगह कम होगी और लोग ज़्यादा होंगे तो परिणाम खतरनाक वाले और बेकार वाले ही होंगे। सबसे पहले संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी पड़ जाती है, लोग ज़्यादा होते हैं और चीज़ें कम होती हैं उनके यूज़ के लिए, तो संसाधनों की कमी हो जाती है। पर्यावरण का ह्रास होता है क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से प्रदूषण बढ़ता है, भूमि कम होती है, जल ज़्यादा यूज़ होता है, वायु पर भी दबाव पड़ता है, तो कुल मिला के पर्यावरण प्रदूषण होता है। शहरी समस्याएं। शहरों में भीड़ भाड़ की वजह से यातायात बहुत ज़्यादा हो जाता है, गाड़ियाँ, धुआंधार, सफाई में प्रॉब्लम होती है, आवाज़ जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, यानी कि लोगों को आसानी से घर नहीं मिल पाता। फॉर एग्जांपल आप मुंबई में देखिए, मुंबई में रहने के लिए घर ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सुविधाओं पर दबाव। ज़्यादा स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा तो हर किसी को चाहिए ही चाहिए, ऐसी सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिल पाती हैं जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है। हॉस्पिटल पे दबाव, स्कूलों पे दबाव, जहाँ देखो जनसंख्या ही जनसंख्या। अगर हाथ टूट गया और हॉस्पिटल चले गए तो लगेगा कि पूरी दुनिया के हाथ ही टूट गए हैं। अगर पैर में कुछ हो गया और हॉस्पिटल चले गए तो वहाँ पे लगेगा कि पूरी दुनिया के पैर ही टूट गया है, पूरी दुनिया को बुखार हो गया है, क्योंकि इतनी जनसंख्या होती है, जहाँ जाओ भीड़ ही भीड़ मिलती है, तो सुविधाएं भी ठीक से मिल नहीं पाती हैं। इसके बाद जनसंख्या घनत्व को नियंत्रित करने के उपाय। अगर जनसंख्या घनत्व को नियंत्रित करना हो कि मतलब जो लोग जहाँ पे रहते हैं वो एक ही जगह जाके ना बसें, जैसे कि ज़्यादातर लोग यूपी, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इधर की तरफ जाना पसंद करते हैं और बस जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि उधर जाके बसे, हम चाहते हैं कि जो जहाँ है वहीं रहे, ज़्यादा इधर-उधर ना जाए। तो उसके लिए क्या उपाय करें इसे नियंत्रित करने के लिए? सबसे पहले लोग जाते क्यों हैं ये पता करो। लोग जाते हैं रोज़गार की तलाश में ज़्यादातर। तो ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया जाए, गाँव में सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ, तो लोग जाएँगे ही क्यों? परिवार नियोजन। लोगों को समझाया जाए कि छोटा परिवार जो है वो अच्छा होता है और 2 या 3 बच्चे मतलब काफ़ी होते हैं और वो आपके लिए अच्छा है। तो लोगों को समझाया जाए कि परिवार नियोजन करना सीखें। आर्थिक विविधीकरण। विभिन्न उद्योगों का विकास। अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों पर दबाव कम किया जा सकता है, यानी कि एक ही जगह पे औद्योगिकरण ना करके आप जगह-जगह पे औद्योगिकरण कीजिए। आप क्यों दिल्ली में ही फैक्ट्रियाँ और सारी कंपनियाँ आपको लगानी हैं? क्यों मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों में ही लगानी है? आप किसी ऐसी जगह जाइए ना जहाँ के लोग दूसरे जगहों पर जा रहे हैं, तो वहाँ पे औद्योगिकरण करो, वहाँ पे भी लोगों को काम मिलेगा, आपको जगह मिलेगी और जनसंख्या घनत्व ठीक होगा। इसके बाद भारत में जनसंख्या घनत्व के पैटर्न। सॉरी, ये दोबारा इसमें आ गया है, ये मैं आपको अभी ऊपर समझा चुकी हूँ, तो इसको दोबारा मत लिखो। इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं अधिक जनसंख्या घनत्व के परिणाम। ये हम कर चुके हैं अभी-अभी। आई थिंक ये मैंने 2 बार प्रिंट कर दिया गलती से। इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने कोशिश की है कि जल्द से जल्द चैप्टर कंप्लीट हो जाए। मुझे पता है बच्चे आपका टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगले चैनल की जो वीडियो है वो आपको शो हो गई होगी लास्ट में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने सभी चैप्टर्स की वीडियोज़ डाली हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।